आयुष्य रूपी आकाशात आकांक्षा रूपी इंद्रधनुष्य स्वागताने रुजवते, जीवनाला नवचैतन्य देई, जणू जीवनाला नवचैतन्य देई। सभी उपस्थित मान्यवरों को मेरा जय भीम, जय सेवालाल। और मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपको सुखमय और आरोग्यमय शांति प्रदान करे। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हो, भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्था द्वारा आयोजित क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने एक व्याख्यानमाला आयोजित की है। तो भाइयों और बहनों, सामाजिक क्रांति की प्रेरणा शिक्षा तमाम महिला वर्ग का हक है। यह साबित करने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी आज 190वीं जयंती पर्व पर उनके विचार कार्य को उजागर करने हेतु आज हमने व्यापक वैचारिक मंथन का आयोजन किया है। आज का सब्जेक्ट तो अभी मैम ने बता ही दिया है, जैसे कि एक्सप्लोरल द अनएक्सप्लोरल क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इन 21st सेंचुरी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। 21वीं शताब्दी की समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए असंशोधित यानी अनएक्सप्लोरल क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उनके विचारों को हमें एक्सप्लोर करना है, उन्हें हमें सबके सामने प्रकट करना है। अर्थात महिलाओं की जो वैचारिक गरीबी हमें यहाँ पे दूर करना है। और आशा करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित महिलाएं हैं, उनकी जो वैचारिक गरीबी में जो आज वो जी रही है, उनसे डेफिनेटली इससे बाहर निकल जाएंगी। भारतीय बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय रिस्पेक्टिव श्री दिगंबर सर राठौड़ सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन सर चौहान सर नागपुर, प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक जी राठौड़ सर चंद्रपुर, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया और हमें सबको यहाँ पे सम्मानित करके हमारी बात रखने का चांस दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद मानना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख अध्यक्ष है आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर ललिताताई राठौर फ्रॉम बीड, और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर संयोगिता नाइक फ्रॉम पुणे, उनके साथ एक वक्ता है डॉक्टर पूनमताई चौहान फ्रॉम नागपुर, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा सूत्र चंचल शुरू किया है वो आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर कल्पनाताई पवार फ्रॉम अमरावती, और जो आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने वाले हैं वो आदरणीय डॉक्टर सुचिताताई राठौड़ मुंबई। और यहाँ इस कार्यक्रम में सभी इंटेलेक्चुअल जो उपस्थित महिलाएं हैं, अलग अलग सभासद हैं, उनके साथ ही कुछ जेंट्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सेवालाल और जय भीम। तो साथियों, सभी जानते हो कि स्त्रियांच्या शिक्षणाची खरी सावित्री तूच कैवारी, तुझ्यामुळेच शिकते आहे आज प्रत्येक नारी, आज प्रत्येक नारी। आज जो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, घर से लेकर समाज तक अलग अलग हमारी जिम्मेदारी हम पूरी कर पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत? तो सावित्री बाई अगर ना होती तो आज हम भी ना होते और हमारा अस्तित्व ना होता। एक कूड़े में जैसे कचरा रहता है उस प्रकार हमारी स्थिति होती और हमारा अस्तित्व इस दुनिया में ना होता। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में नायगांव में जन्मी सावित्री ने मात्र 18 साल की छोटी सी उम्र में भारत में स्त्री शिक्षा के ऊपर यानी बंजर जमीन पर स्त्री शिक्षा का नन्हा सा पौधा उस पर लगाया और वो आज विशाल वृक्ष में तब्दील हो गया। विदुषी सावित्री फुले ने इन अतुलनीय योगदान का सराहना कौन नहीं करता, आप सभी जानते हैं। शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी और स्त्री समाज को सावित्री ने अपने निस्वार्थ प्रेम, सामाजिक प्रतिबद्धता, सरलता तथा अपने अनथक सार्थक प्रयासों से शिक्षा पाने का अधिकार भी दिलवाया। सावित्री ने उस तरह शिक्षा पर
जो षड्यंत्रकारी तरीके से अधिकार जमाए बैठे थे, ऊंची जमात का भांडा एक ही झटके में फोड़ दिया साथियों। जिस देश में एकलव्य का अंगूठा, देखिए मेरे शब्द पर गौर कीजिए, जिस देश में एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग वाले के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं, जिस देश में शंभक विद्वान के वध की परंपरा है, जिस देश में शूद्र अति शूद्र और स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करने पर यहाँ के धर्म ग्रंथों में उनके कान में पिघला शिला डालने का फरमान जारी किया जाता हो, और उसी देश की तथागत ब्राह्मणवादी समाज के तथाकथित ब्राह्मणवादी कवि द्वारा यही की दलित शोषित वंचित जो जनता है, देखिए ढोल नगारे शूद्र अरु नारी यह सब तायित के अधिकारी माना गया है कि ऐसे देश में किसी शूद्र समाज की स्त्री द्वारा इसे सारे अपना अपमान जिसमें बंधी हुई है सड़े गले धार्मिक अंधविश्वास की रूढ़ियां तोड़कर निर्भयता और बहादुरी से घर घर गली गली घूमकर संपूर्ण स्त्री व दलित समाज के लिए शिक्षा की क्रांति ज्योति जला देना अपने आप में ही विश्व में किसी सातवें आश्चर्य से कम नहीं है दोस्तों। और यही अफसोस देखो, परंतु ये अफसोस है कि जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। संत कबीर ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान वाले इस हमारे देश में जाति के आधार पर ही ज्ञान की पूछ होती है और वहीं पे इसे दबाया गया है। प्रतिभाओं को सम्मान होता है, हमेशा जाति के आधार पर यह पुरस्कार सम्मान और मौके उसी जात के लोगों को आराम से मिल जाते हैं। आज ही यह बहुत बड़ी शोकांतिका हमारे देश में है। शिक्षा के नेत्री सावित्रीबाई ने केवल भारत की पहली अध्यापिका और पहली प्राध्यापक किंतु संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और प्रतिबद्ध कवयित्री, विचारशील चिंतक, भारत के स्त्री आंदोलन की अगुवा भी थी। ना कि वो एक शिक्षिका थी, उसी के साथ उनमें बहुत ही अंतरंग गुण, उसी को आज हम सबके सामने एक्सप्लोर करने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले ने हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए जाने वाले शूद्र अतिशूद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए गए दरवाजों को एक ही धक्के से लात मारकर खोल दिया। इन बंद दरवाजों के खुलने की आवाज इतनी ऊंची और कानफोड़ थी कि उसी की आवाज से पुणे के जो सनातनी के जो जैसे कान फट गए थे। एक अचनचाकर संपत्ति की नींद उड़ गई और सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले पर तरह तरह के घातक और प्राणलेवा प्रहार करने लगे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा द्वारा जो शिक्षा ज्योति बुझ जाए, इसके लिए उन्होंने सावित्री के पिता गोविंदराव भड़काकर उन्हें घर से निकाल दिया। वहीं से उनका सनातनी लोगों का षड्यंत्र शुरू हो गया और वहीं से उन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिराव को घर से निकाल दिया ताकि ये शिक्षा का कार्य ये बंद कर दे। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले वहां डगमगे नहीं, वो रुके नहीं, उन्होंने अपना निरंतर कार्य शुरू कर दिया और अपना कार्य निरंतर शुरू करते हुए सभी समाज को साथ में लेके उन्होंने कार्य किया है। सावित्रीबाई ने उस दौर में काम शुरू किया जब धार्मिक अंधश्रद्धा, रूढ़िवादी अस्पृश्यता, दलितों और स्त्रियों के मान सम्मान, शारीरिक अत्याचार चरम सीमा में थी। जब बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म में ही उन्हें मार दिया जाता था, विधवा स्त्री के साथ तरह तरह के अमानुष अत्याचार किए जाते थे, तभी सावित्रीबाई फुले ने वहां उन्हें अमानुष जो विवाह पद्धति उन्होंने शुरू की ही, उसी के साथ समाज में ब्राह्मण और जातिवाद का बोलबाला था। वैसे समय में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ
अन्याय समाज और उसके अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हो जाना एक सदियों से ठहरे और जो सड़ रहे गजे तालाब में हलचल पैदा करने वाली ये बात थी और उन्होंने ये कर दिखाया। 1 जनवरी 1848 में वहां से लेकर उन्होंने 15 मार्च 1852 के दौरान इन तीनों सालों में सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांति ज्योति फुले के साथ मिलकर लगातार बिना न रुके आर्थिक किसी की मदद और सहारे के अलावा उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए और समाज क्रांति का एक बहुत ही बड़ा बिगुल उन्होंने बजा दिया। सामाजिक क्रांतिकारी और परिवर्तन का इस देश में जो सावित्री और ज्योति ने पहले किसी ने न किया था, वह समाज बदलाव इतने दमदार योगदान और बावजूद इस देश में स्वर्ण समाज जातीय घमंड से भरे पुतलों इतने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान किया कि वो आज भी हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सावित्रीबाई फुले ने अपना जो पुणे में भिडेवाड़ा था उनमें पहली स्कूल की ये सभी को पता ही है। शिक्षिका सावित्रीबाई फुले न केवल एक शिक्षिका या एक मुख्याध्यापिका एचएम के रूप में थी, तो उन्होंने अलग अलग अभूतपूर्व काम भी किया है, बल्कि भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए गठन किया और भारतीय महिला आंदोलन के प्रथम अगुवा भी कारण जो जुल्म उनमें होते थे उनके लिए उन्होंने महिला मंडल का स्थापन भी उन्होंने किया है। इसी के साथ इतिहास ग्रंथ और सामाजिक सुधार आंदोलन में उनका कार्य अद्वितीय है। जो स्कूल उन्होंने खोला था उसमें जो पेरेंट्स मीटिंग थे, बच्चे जो स्कूल में नहीं आ पाते थे उनके लिए भी उन्होंने पहली बार हमारे आज जो स्कूल में एक ट्रेडिशनल शुरू है कि टीचर्स मीट, तो वो भी उन्होंने उनके कार्यकाल से ये शुरू हुई है। उसी के साथ उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह उन्होंने खोला और जो सुसाइड करने जो विधवा जा रही थी उनके बच्चों उनके जो काशीबाई नामक ब्राह्मण की लेडीज थी, उनकी उन्होंने डिलीवरी की और बच्चों को उन्होंने गोद लिया, वह बच्चा है यशवंत। तो इस प्रकार उन्होंने 28 साल तक दलित शोषित पीड़ित स्त्रियों को इज्जत से रहने और उन्हें स्वाभिमान और गरिमा पूर्वक जीवन जीने का एक प्रेरित और बहुत ही अच्छा रास्ता उन्होंने बताया। एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले की एक प्रसिद्ध कविता है, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़े लिखो, बनो आत्मभर बनो मेहनती, काम करो ध्यान और धन इतना करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। देखिए प्रत्येक शब्द में कितना गहरा अर्थ उन्होंने कहा है कि ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमी तो और त्याग दिए गए को दुख का अंत करो। देखिए तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसीलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो, इसीलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो, ब्राह्मण के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो, ब्राह्मण के जो ग्रंथ है उसे जल्दी के जल्दी फेंक दो। एक चिंतन, और देखो इसमें कितनी गहरी बात उन्होंने कही है कि एक चिंतन के तौर पर सावित्रीबाई का मानना था कि ऊंच नीच ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि इसको बनाने में तो स्वार्थी इंसान का ही हाथ है। उसी ने अपने आगे ये पीढ़ियां का भविष्य सुरक्षित करने और उनके ऐशो आराम के जीवन जीने का एक जातीय हथकंडा बना लिया है। अंतरजातीय विवाह का संबंध करने पर जब सावित्रीबाई फुले ने भाई ने उसे भला बुरा सिखा और लिखा, तो तुम्हारा पति बहिष्कृत हो जाएगा, हमारे मांगों के लिए तुम
काम करते हो वह बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की जब वो भाषा उन्होंने सुनी तो उन्होंने पूरा अपना द्वेष इस कविता में हमें लिखा है और अलग अलग बातें उन्होंने अपने जीवन में यहाँ पे बताई है। सावित्रीबाई फुले अपने कार्यों में सदा समाज में अमर रहेगी। जब प्लेग की बहुत बड़ी बीमारी आई थी तब वो खुद वहां कार्य किया उन्होंने और उसी से पीड़ित होकर उनका देहांत हो गया 10 मार्च 1907 में। और इस वंचित शोषित समाज के जो मानवीय अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, वही समाज उनके प्रति अपना आभार, सम्मान और उनके योगदान की चिन्हित करने के लिए पिछले 2-3 शतकों से जो पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है 3 जनवरी, वो भारत शिक्षा दिवस करके मनाया जाता है। और उनके परिनिर्वाण जो दिन है उनका जो 10 मार्च, वो भारत की महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब बेहोश हो गए थे तो उन्हें उठाने वाली भी महिला थी। महान सम्राट अशोक, उन्होंने भी महिला की भागीदारी हर क्षेत्र में होना चाहिए, इस प्रकार उन्होंने बताया है। उन्हीं का जो उन्हीं की कड़ी, उन्हीं की श्रृंखला जोड़ते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उन्होंने प्रेरणा लेते हुए इस प्रकार ये किया है, अवलंब किया है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और अपने कार्य का इनमें उन्होंने कार्य किया है। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस देश की प्रगति महिलाओं की प्रगति पर आंकी जाती है, यानी हर देश की अगर उन्नति देखी जाए तो वो अगर उस देश की महिलाएं उनकी प्रगति है तो वह देश उन्नति प्रत या प्रगतिपथ होता है। वैसे बहुत देश है, आप देखिए अमेरिका है, जापान है, लेकिन आज भी हमारे महाराष्ट्र या अपने भारत की दशा सभी जानते हो, इससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार की हमारे आगे स्थिति है। तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने कहा है, देखिए कि वो कहती है, सावित्रीबाई फुले कहती है उनमें से एक जो कि हमारे माता भगिनी अच्छी तरह से जिनको रास्ता दिखाया जाता, तो महान अशोक की प्रेरणा बहुजन महिलाओं के लिए शैक्षणिक कार्य किया है। आज तक हमने सावित्रीबाई ज्योति के सिर्फ शिक्षण के कार्यात्मक सीमित रखा है, क्योंकि हम उनके जो समाज हित कार्य का ढूंढने में कहीं कम गिरे हैं शायद, या फिर जो उच्च वर्णीय कहने वाले लोग हैं वो हमारे इस कार्य के लिए बाधित होता है। ये तो सोचने वाली बात है, वो खुद ही हम सोचेंगे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने कहा है, विद्या हे धना आहे रे श्रेष्ठ साऱ्या धनाहुनी, जिचा साठा तयापाशी ज्ञानी तो मानावी जन। देखिए शिक्षिका क्रांति ज्योति कितना महत्व, शिक्षण को कितना उन्होंने महत्व दिया है। विद्या हे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति आहे, जिनके पास विद्या का धन है उसी से ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञान साधना विद्वत्ता के लिए आज भी सम्राट महान अशोक गौरव किया जाता है। महान अशोक का काल ये ज्ञानोपासना के वैभवशाली था। वही कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, क्रांति ज्योतिबाई ने किया और पूरे उन्हीं को पूरे करते हुए प्रयत्न की पराकाष्ठा उन्होंने की है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई आगे कहती है कि स्त्रियांमध्ये निवड नसावी, देखिए स्त्रियांमध्ये निवड नसावी, गुणे आदरावी सर्व काळ। उन्हें यह कहना है कि स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान होना चाहिए। और हर समान, आज सभी जो लेडीज, आज हमें जो समानता दिख रही है सभी क्षेत्र में, आज हम समान क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, आज भी हमारे समाज पर मनुवादी का इतना बड़ा पगड़ा है, रीति रिवाज, कल्चर ऑफ फेयर बहुत ज्यादा है। आज भी गांव में या हमारे शहरों में भी औरत ब्लाइंड फेथ में जी रही है, सुपरस्टिशन में जी रही है, महिलाएं अंधविश्वास में पाखंड ढोल निभा रही है, आज भी हम निभा रहे हैं। हमें इन मानसिक गुलामगिरी की बेड़ी को तोड़ना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये स्लेवरी कल्चर
से बाहर आना है तो हमें थिंकिंग स्किल को अपनाना होगा, तभी हम इस स्लेवरी कल्चर में से बाहर आ सकते हैं। महिलाएं सिर्फ ट्रेडिशनल निभाने में मानसिक गुलामगिरी फॉलो कर रही है। कविता जी थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए क्योंकि हमारे पास और 2-3 स्पीकर है। ओके, बस बस हाँ 2 मिनट में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो आज ट्रेडिशन में हम जी रहे हैं, जो कल्चर ऑफ फेयर में जी रहे हैं, उसमें से हमें निकलना है, इस स्लेवरी कल्चर में से हमें बाहर निकलना है। उसके लिए हमें एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सिर्फ इस ट्रेडिशनल में नहीं निभाना, इस गुलामगिरी में से निकालने के लिए इस बेड़ियों को तोड़ना होगा और हमें इस ट्रेडिशनल या ब्लाइंड फेथ है, स्टुपिडिटी है, इसमें से निकालने के लिए हमें सोशल राइट्स, हमारे जो सोशल साइंटिफिक एटीट्यूड से हमारे सोशल राइट्स को समझना होगा और इसमें से निकलना होगा, तभी हम अच्छी डिग्निफाइड लाइफ अचीव कर सकते हैं या जी सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो हमें समझना होगा, और सिर्फ समझना नहीं है तो लर्न एंड टीच रियल एजुकेशन, वो भी हमें समझना जरूरी है। उसमें से ही हमारा विचार कौशल्य प्रबल होगा, थिंकिंग स्किल का यूज करना होगा। इसीलिए 6 वैल्यू जो कोऑपरेशन, हम जब कोऑपरेशन देखते हैं तो 6 वैल्यू और 4 इथिकल वैल्यू हमें समझना होगा, तभी हम समझने वाले बन पाओगे, समझकर समझाने वाले बन पाएंगे। कोऑपरेशन जब हमें बढ़ेगा तभी हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, इस एक दूसरे को आदर भाव या समर्पण भाव या हम में कोऑपरेशन अगर निर्मित होता है, तभी हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास जो हमारे अंदर छुपा हुआ है या हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास, ये रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है और अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। Every man and woman need to be in the same ration and to be given equal opportunity to stand and do social work. There is a need to mention regions harmony. एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, महिलाओं को पुरुष के बराबर या समान आगे बढ़ने का और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। हमें धार्मिक जो रीजन्स हार्मोनियम है या धार्मिक सुसंवाद स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। और जो सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और समाज निष्ठा, ये 3 तत्वों का अगर हम पालन करते हैं तो उनके प्रति हमें आदरांजलि एक अच्छी प्रकार से हम दे पाएंगे। मेरा प्रास्ताविक थोड़ा सा बढ़ गया था, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ और यहीं पे मैं अपना प्रास्ताविक समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।